हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुभव एकेडमी। गाइस, डीआरडीओ एमटीएस का पेपर जल्द ही होने वाला है और उसको ध्यान में रखते हुए हमारी टीम आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा रही है। और आज हम साइंस, जीएस, जीके के 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। गाइस, इस प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी साइंस के, जीएस के या फिर जीए के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे, उसी क्वेश्चंस को हमने फ्री मॉक टेस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद आपने कहाँ पर क्या गलती की है उसे समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखें, और इसके साथ ही आगे की वीडियो और फ्री मॉक टेस्ट को मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है ब्यास, ऑप्शन नंबर बी जो है वो है सतलुज, ऑप्शन नंबर सी है चंबल और ऑप्शन नंबर जो डी है वो है रावी। और हमारा सही आंसर होगा चंबल। जो चंबल नदी है वो सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, याद रखिएगा। देखिए, जो चंबल नदी है वो सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, और सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं वो हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो कौन सा मुगल शासक था जिसने ताजमहल बनवाया था? ये सभी को पता होगा। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है शाहजहां, ऑप्शन नंबर बी है हुमायूं, ऑप्शन नंबर डी है जहांगीर और ऑप्शन नंबर डी है अकबर। हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा शाहजहां। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया था, और ये जो ताजमहल है वो उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित कागजों में से किसे पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता है? पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता है, इसका मतलब ये होता है कि ऐसा कौन सा कागज है जिसे उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है? तो पहला है समाचार पत्र, दूसरा है नोटबुक कागज, तीसरा है गत्ता और चौथा है मोम युक्त कागज। ये जो तीन हैं, समाचार पत्र, नोटबुक कागज और गत्ता, इसको तो हम दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है, पर ये जो मोम युक्त कागज है ये दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। इसलिए जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित रेलगाड़ियों में से कौन सी भारत में समय और दूरी के संबंध में सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा हिमसागर एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर बी है नवयुग एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर सी है विवेक एक्सप्रेस और ऑप्शन नंबर जो डी है वो है जम्मू एक्सप्रेस। हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा विवेक एक्सप्रेस। गाइस, ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो ये चलती है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। चलिए थोड़ा डिटेल में जानते हैं। देखिए, ये जो विवेक एक्सप्रेस है वो भारत में समय और दूरी के संदर्भ में सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है, और ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? ये चलती है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक और टोटल दूरी तय करती है 4233 किलोमीटर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो व्यक्ति है वो एंड्रॉयड आईएनसी का संस्थापक नहीं है? निक, एंडी, पूरा पढ़ते हैं, निक सीयर्स, एंडी रूबिन, मार्क शटलवर्थ या फिर रिच माइनर। हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा मार्क शटलवर्थ। जो थे वो एंड्रॉयड आईएनसी के संस्थापक नहीं थे, और ये जो तीनों हैं ये तीनों एंड्रॉयड आईएनसी के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोपाइड की 3 सुपर फैमिली में से नहीं है? ऑप्शन नंबर ए जो है वो है नए जमाने के बंदर, ऑप्शन नंबर बी पुराने जमाने के बंदर, ऑप्शन नंबर सी होमिनाइड्स या फिर ऑप्शन नंबर डी जो है एंथ्रोपिथेकस। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा एंथ्रोपिथेकस। ये जो एंथ्रोपिथेकस है वो एक एंथ्रोपॉइड्स की 3 सुपर फैमिली में से नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो पोलो खेल होता है हमारा, पोलो के पारंपरिक खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कितने होते हैं? 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं या फिर 11 होते हैं? तो गाइस, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 4, और ये ही एक ऐसा खेल है जिसमें सबसे कम खिलाड़ी होते हैं। 4 खिलाड़ी होते हैं पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, याद रखिएगा। पी फॉर पोलो। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? मुकुलन, बाइनरी फिजन,
विखंडन या फिर पर निषेचन। जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा पर निषेचन जो है वो अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है। देखिए, जो पर निषेचन है वो अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है। जो अलैंगिक प्रजनन में विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं वो बिना किसी दूसरी इकाई से मिले ही नए पौधों को उत्पन्न करती हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। टेनिस में निम्नलिखित शॉट में से कौन सा शॉट एक ग्राउंड स्ट्रोक है जो हल्के से मारा जाता है ताकि यह बस नेट के उस पार चला जाए? ऑप्शन नंबर ए है पासिंग शॉट, ऑप्शन नंबर बी है ड्रॉप शॉट, ऑप्शन नंबर सी है डाउन द लाइन शॉट और ऑप्शन नंबर डी है लॉब। हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ड्रॉप शॉट। देखिए, थोड़ा डिटेल पर पढ़ते हैं। जो ड्रॉप शॉट होता है वो टेनिस में एक ऐसा शॉट है जो एक ग्राउंड स्ट्रोक है तथा हल्के से मारा जाता है और ताकि वह बस नेट के उस पार चला जाए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ भरना है और यहाँ पर भी कुछ भरना है और दोनों सेम है, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर दोनों एक ही चीज़ आएंगी। तो पढ़ते हैं डैश 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 नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवाही हमजा नदी जो है लगभग, फिर वहीं पर कुछ भरना है, नदी के समान लंबी है। तो हमारा जो सही आंसर होगा ये होगा अमेजन। देखिए, अमेजन भरकर देखते हैं। अमेजन नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवाही हमजा नदी लगभग अमेजन नदी के ही समान लंबी है, ऐसा होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है? ऑप्शन नंबर ए है अमीनो एसिड, ऑप्शन नंबर बी है टार्टरिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी है ग्लाइकोलिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी है स्यूसेनिक एसिड। हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा टार्टरिक एसिड। जो होता है वो अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है? उच्च रक्तचाप या फिर टिटनिस या फिर श्रवण ह्रास और या फिर त्वचा रोग। हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा त्वचा रोग। जो है वो ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है, मतलब ध्वनि प्रदूषण से त्वचा रोग का कोई भी संबंध नहीं। देखिए, जो ध्वनि प्रदूषण है वो किसी भी प्रकार की अनुपयोगी ध्वनि को कहते हैं जिसे मानव और जीव जंतु को परेशानी होती है, और जो त्वचा रोग होता है वो ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन नंबर ए बछेंद्री पाल, ऑप्शन नंबर बी जुनको तबी, ऑप्शन नंबर सी अरुणिमा सिन्हा और ऑप्शन नंबर डी है प्रेमलता अग्रवाल। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? अब बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन क्या होगा कि शायद बछेंद्री पाल होगा। तो मैं आपको बताता हूँ क्या डाउट हो रहा है आपको और कहाँ पर आप फंस रहे हैं। हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा जुनको तबी। गाइज याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला, जो पहली महिला थी वो कौन सी थी? वो थी जुनको तबी। और हमारे भारत देश की पहली महिला जो थी वो थी बछेंद्री पाल। मतलब जो बछेंद्री पाल थी वो हमारे भारत देश की पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ा था, और पूरे विश्व में पहली महिला थी जुनको तबी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मधुबनी कला क्या है? कहानी कहने की एक कला है, गुजरात की एक कला है, बिहार में प्रचलित लोक कला है या फिर शहद निकालने की कला है? हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा बिहार में प्रचलित एक लोक कला है जिसे मधुबनी कला कहते हैं। देखिए, जो मधुबनी कला है या फिर पेंटिंग है, इसे हम पेंटिंग कह सकते हैं, बिहार में प्रचलित एक लोक कला है। इसे मिथिला चित्रकला के रूप में भी जाना जाता है। याद रखिएगा कि मिथिला चित्रकला को ही मधुबनी कला कहते हैं। इस चित्रकला शैली के अंतर्गत अधिकतर हिंदू देवी देवताओं, सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे आदि का चित्रण दिखाई देने को मिलता है। तो याद रखिएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 0 डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो गाइस इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। वैसे आपको पता रहना चाहिए कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखिए, ये एक बेसिक फार्मूला होता है जिससे हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास ये सेल्सियस है, यहाँ पर हमें सेल्सियस की वैल्यू पुट करनी है और जैसे ही हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें फ़ारेनहाइट की वैल्यू पता चल जाएगी। तो सेल्सियस इक्वल टू क्या है? 0 है,
तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए 0/5 हो जाएगा इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाई 9 होगा। और 0/5 की वैल्यू क्या होती है, तो ये 9 इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा और 5 इधर चला जाएगा। जब हम इसे टोटल पूरा सॉल्व कर लेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 32, मतलब अतः 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। MS स्वामीनाथन नामक एक भारतीय थे अनुवांशिकविद ने किसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी? पीली क्रांति में निभाई थी, श्वेत क्रांति में, हरित क्रांति में या फिर काली क्रांति में? गाइस मैं कौन से कलर का हाइलाइटर यूज कर रहा हूँ? हरे कलर का। तो हरी क्रांति में अनुवांशिकविद थे। अनुवांशिकविद ने हरित क्रांति में प्रमुख भूमिका निभाई थी। जो हरित क्रांति थी वो 1960 के दशक में कृषि क्षेत्र में हुए शोध, विकास, तकनीकी परिवर्तन एवं अन्य कदमों की श्रृंखला को दर्शाती है और हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं के उत्पाद में पड़ा था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन दो स्टेशनों के बीच में चलती है? इसके पहले मैंने ये आपको सॉल्व कराया था, चलिए मैं आपको फिर बताता हूँ, एक बार आप कोशिश करिए। ऑप्शन नंबर ए है कन्याकुमारी से बारामूला, ऑप्शन नंबर बी है डिब्रूगढ़ से नदियाँ, ऑप्शन नंबर डी है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी और ऑप्शन नंबर डी है तिरुवनंतपुरम से नई दिल्ली। हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। और इस ट्रेन का क्या नाम है? ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस। देखिए भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में चलती है। उल्लेखनीय है कि विवेक एक्सप्रेस की शुरुआत स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती वर्ष 2013 पर की गई थी। याद रखिएगा कि जो हमारे विवेकानंद हैं उनकी 150वीं जयंती पर 2013 पर यह ट्रेन शुरुआत की गई थी और इसीलिए इनका और इस ट्रेन का नाम विवेक एक्सप्रेस रखा गया था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? राजस्थान से शुरू हुआ था, असम से शुरू हुआ था, अरुणाचल प्रदेश से शुरू हुआ था या फिर मिजोरम से शुरू हुआ था? हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा राजस्थान से चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। गाइस ये तो सभी को पता होगा, जनरल ऐसे क्वेश्चंस हैं। इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को आप याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे ही बहुत बार पूछे जाते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चंस आप छोड़ देंगे तो आपका 1 नंबर तो सीधे कट ही जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑक्सीकरण की प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, प्रोटॉन में वृद्धि होती है या फिर प्रोटॉन में कमी होती है? हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, याद रखिएगा। गाइस आई होप आपको सारी की सारी वीडियोस और सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चंस पर कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं, मैं अगली वीडियो में वो डाउट आपका ज़रूर क्लियर कर दूंगा। इसके साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सारी वीडियोस देखने के लिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।